करनी का फल दिल छू लेने वाली कहानी। बहू, क्या हुआ? आज जब तुम्हारे मायके में वही सब हो रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम भी तो यहाँ पर यही सब करती थी। अब तुम्हें तुम्हारी जैसी ही भाभी मिल गई तो तुम्हें रोना आ रहा है। गायत्री जी मन की भड़ास आज निकालते हुए बोली, मम्मी क्या बोल रही हो आप? ये कोई वक्त है इस तरह की बात करने का? वह पहले से ही परेशान है और ऊपर से आप ऐसी बातें बोल रही हो। बेटा भरत ने गायत्री जी से कहा, क्यों बेटा, उसमें गलत क्या है? बात तो वक्त पर ही की जाए तो ही समझ में आती है, नहीं तो पहले मैं ये बातें कहती थी तो तुम्हारी पत्नी मुझसे लड़ पड़ती थी। उसे लगता था मैं उसके काम में टांग अड़ा रही हूँ। देखा, इसलिए बहू अपने मायके की बातें ससुराल में बताना पसंद नहीं करती, क्योंकि ससुराल वालों को तो उसके जले पर नमक छिड़कने का शौक होता है ना। कहा था ना मैंने आपसे, घर में किसी से मत कहना। प्रज्ञा रोते हुए बोली, बहू मुझे तेरे जले पर नमक छिड़कने का कोई शौक नहीं है, पर आज तुझे एहसास हो रहा है ना कि जब जलता है तो जलन होती है। मेरी बेटी के साथ तू यही सब कर रही थी इतने सालों से, तो मुझ पर और मेरी बेटी पर क्या बीती होगी उस समय। मम्मी आप यहाँ मिलने आई हो या फिर ये सब सुनाने आई हो? मानता हूँ कि प्रज्ञा गलत है, पर कम से कम इंसानियत के नाते ही शांत हो जाओ। भरत हाथ जोड़ते हुए बोला, शांत ही तो हूँ इतने दिन से। सही है, इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी धरती पर भुगतना पड़ती है। आज इसके कर्म इसके सामने आ रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? जा रही हूँ मैं अपने घर। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि मनीषा की सरकारी नौकरी लग गई है। इसी उपलक्ष्य में उसकी सास ने छोटा सा पूजन का कार्यक्रम रखा है। तुम्हें भी बुलाया है, तुम लोग आना चाहो तो आ जाना, कहकर गायत्री जी वहां से रवाना हो गई। मनीषा की नौकरी लग गई, ये सुनकर प्रज्ञा के आंसू जहाँ थे वहीं रुक गए। खुद भरत भी हैरान होकर मम्मी को जाते हुए देख रहा था। सारी पुरानी बातें फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने आ रही थी। जब प्रज्ञा शादी होकर इस घर में आई थी तब घर में गायत्री जी, भरत और मनीषा ही थे। मनीषा भरत की छोटी बहन थी। पिता की मृत्यु 1 साल पहले ही हुई थी। पिता के रहते ही भरत कमाने लग गया था, इसलिए कुछ खास आर्थिक तंगी नहीं हुई। ऊपर से गायत्री जी के पास पेंशन का सहारा भी था। मनीषा पढ़ाई कर रही थी। घर के अधिकतर खर्च भरत ही उठाता था, लेकिन मनीषा की पढ़ाई का खर्चा गायत्री जी अपनी पेंशन के पैसों से करती थी, क्योंकि वह सारे खर्चों का बोझ भरत पर नहीं डालना चाहती थी। जहाँ गायत्री जी और मनीषा प्रज्ञा से खुद आगे होकर बात करती, वहीं प्रज्ञा का व्यवहार उनके लिए हमेशा रूखा ही था। प्रज्ञा को हमेशा यही लगता कि उसका पति अकेला कमाऊ इंसान है इस घर में, इसलिए वह भला क्यों चुप कर रहे। खैर, गायत्री जी मनीषा का ग्रेजुएशन तो करवा दिया, लेकिन आगे एमबीए करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। जब उन्होंने इस बारे में भरत से बात की तो वह तैयार हो गया, लेकिन ये बात जब प्रज्ञा को पता चली तो उसने हंगामा कर दिया। सारा पैसा बस बहन पर लुटा दो, हमारे भी खर्चे हैं। अभी अभी एक बेटी के पिता बने हो, उसके भविष्य के लिए कुछ रखोगे या नहीं रखोगे? अब तक जो पढ़ा दिया उतना ही काफ़ी है। अब किसी सामूहिक विवाह सम्मेलन में इसकी शादी कर दो। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है उस पर खर्च करने के लिए। प्रज्ञा को सब ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और जाकर अपने मायके में बैठ गई। लेकिन उसके मायके वालों ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, उसी का साथ दिया। जब 3 महीने तक वह मायके में ही रही तो आखिरकार गायत्री जी मनीषा की शादी के लिए तैयार हो गई। आखिरकार मनीषा की शादी करनी
पड़ी। ठीक ठाक सा लड़का देखकर मनीषा की शादी कर दी गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही एक एक्सीडेंट में उसके ससुर जी की मृत्यु हो गई। साथ ही पति को भी काफ़ी चोट आई। इस कारण से वह बिस्तर पर आ गया था। वह तो उसकी सास समझदार थी, जो लोगों के कहने के बाद भी उन्होंने मनीषा को मनहूस करार नहीं दिया। पर घर की स्थिति को देखते हुए मनीषा ने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, जिसमें उसकी सास ने उसका पूरा सहयोग किया। मनीषा की ऐसी स्थिति के बावजूद भी उसका मायके आना प्रथा को पसंद नहीं था। जब भी वह मायके आती, प्रथा हमेशा गायत्री जी के आसपास ही घूमती रहती। उसे लगता कि गायत्री जी पता नहीं क्या क्या मनीषा को दे देंगी, और वह अपनी इसी धारणा से इतनी ज़्यादा ग्रसित हो चुकी थी कि वह किसके सामने क्या बोल रही है उसे ये भी होश नहीं रहता था। एक तरह से कह सकते हैं कि उसके मन में मनीषा के लिए नफरत भर चुकी थी, और इस कारण वह गायत्री जी को भी 10 बातें सुना देती थी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन तो हद ही हो गई। वह सुबह सुबह ही भरत को अपने साथ मायके ले गई और किसी ना किसी बहाने से उसे मायके ही रोक रखा। जब शाम को वापस आए तो बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गई। इधर मनीषा सुबह से ही भूखी थी। ये देखकर उसकी सास मनीषा को अपने साथ लेकर उसके मायके आ गई, ताकि मनीषा अपने भाई को राखी बांध सके। लेकिन ये देखकर प्रथा ज्यादा चिढ़ गई। अरे ऐसी क्या पैसों की भूख थी जो लेने के लिए रात को ही चली आई? बहू, क्या बदतमीजी है, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुझे दिख नहीं रहा है मनीषा अपनी सास के साथ यहाँ आई है? कम से कम तमीज से तो बात कर। गायत्री जी ने कहा तो प्रथा चिढ़कर बोली, मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए। पता नहीं हमारी पीठ पीछे क्या क्या चुरा कर आप बेटी को दे रही हो। बस कर बहू, तू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैं अपनी बेटी को देती हूँ तो अपनी पेंशन से देती हूँ, तुझसे कुछ नहीं लेती। वाह मम्मी जी, आपका बड़ा अच्छा है। खर्च हमारा करो और पेंशन के पैसे बेटी को दे दो। इतना ही शौक है बेटी को देने का तो उसी के साथ क्यों नहीं चली जाती हो? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये घर मेरा है, जाना है तो तुम लोग जाओ यहाँ से। बहुत हो गया, बर्दाश्त करने की इतनी हद है मेरी। गायत्री जी की बात सुनकर प्रथा अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, देखा अपनी मम्मी के तेवर, हमें घर से निकाल रही है, वह भी तुम्हारी इस बहन के लिए। ये उनका घर है, वह हमें इस घर से निकाल सकती है, और रही बात बहन की तो वो भी बराबर के हिस्सेदार है। अचानक भरत ने कहा तो प्रथा चुप हो गई। लेकिन उस दिन के बाद उसने अलग होने की जिद कर ली, और कुछ दिनों बाद 2 घर छोड़कर ही भरत ने 2 कमरे किराए पर ले लिए। पिछले 4 साल से वे लोग अलग रह रहे थे। ना ही अब कोई रोकना टोकना वाला था और ना ही कुछ और। जब चाहती वह मायके चली जाती। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही उसके भाई की शादी हुई थी, और अब उसकी हालत भी वैसी ही थी। उसकी भाभी को भी यही लगता कि सास चोरी छुपे ननंद का घर भर रही है, और आज इसी बात को लेकर उसने प्रथा को बहुत कुछ सुना दिया। प्रथा घर पर आकर रो रही थी और भरत उसे चुप करा रहा था कि तभी गायत्री जी ने कहा, मैं तो मनीषा की सरकारी नौकरी की खबर लेकर उसके घर गई थी, और तभी ये सारी बातचीत हुई। भरत ने प्रथा की तरफ देखा और कहा, मैं मनीषा के घर जरूर जाऊंगा। अगर तुम्हें चलना है तो मनीषा के घर चल सकती हो, लेकिन चलना है तो शांतिपूर्वक चलना। मेरी बहन ने बहुत कुछ भुगता है, अब जाकर उसको
कोई ढंग के दिन आए हैं। आज उसका पति भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और अब वह खुद सरकारी नौकरी में लग चुकी है। लेकिन इस बार प्रथा ने इनकार नहीं किया। वह मनीषा के घर भी गई और शांतिपूर्वक सबसे मिली भी। जब तक खुद पर नहीं बीते तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। हर एक को समझना चाहिए, अगर तुमको अपनी माँ से लेने का अधिकार है तो सामने वाले को भी उतना ही होता है। सब एक दूसरे के लिए एक ही रिश्ते हैं। आज तुम किसी की भाभी हो तो तुम्हारी भी कोई भाभी होगी। जो हम बोते हैं वही काटते भी हैं। यही दुनिया का नियम है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।